नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का 24 स्टडी वाला चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेखपाल की इस बुक को पढ़ाऊंगी जिसमें सभी विषयों का सॉल्व पेपर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। ग्राम्य समाज एवं विकास, ग्रामीण जानकारी। इसमें पहला प्रश्न दिया है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? तो ये आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 ईस्वी में कहा था कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपका अंडा और चिकन का उत्पादन है। और क्रांति देख लेते हैं। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन और स्वर्ण क्रांति बागवानी है। अगला प्रश्न है, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा वर्तिकाग्र। केसर के पौधे का वर्तिकाग्र भाग उपयोग में लाया जाता है। केसर का वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटिवेसिस है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो ये हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके लेखक एवं स्वयं ऋषि याज्ञवल्क्य जी थे। अगला प्रश्न है, ललित किसके उत्तम किस्म है? तो ये आपका हो जाएगा अमरुद। ललित अमरुद की नवीन किस्म है। इलाहाबादी सफ़ेदा और लखनऊ 49 प्रसिद्ध अमरुद की किस्में हैं, जबकि सहारनपुर, नागपुर, बेहात कोकोनट अमरुद की बीज रहित किस्में हैं। अगला प्रश्न है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो हो जाएगा 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ पर्यावरण की शोर प्रदूषण दृष्टि से 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? तो ये होगा जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। इसमें देख लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग तब किया जाता है जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो, जैसे सबमर्सिबल पंप, सिंचाई की मोटर आदि। अगला प्रश्न है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा 20%। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः 20% होता है। भारत में भूमि की सबसे बड़ी क्षेत्रफल पर धान बोया जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है? तो ये आपका हो जाएगा 15 किग्रा। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर 15 केजी की आवश्यकता होती है, जबकि साधारण चावल के बीज मात्रा प्रति हेक्टेयर बुआई हेतु 75 से 100 किग्रा तथा रोपाई हेतु 23 से 30 किग्रा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा तरबूज। तरबूज अम्लीय, पीएच मान इसका 7 से कम धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए। बलुई मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। अम्लीय मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में फलों और सब्जियों को उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, पूसा रसराज किसकी उन्नति किस्म है? तो ये आपका हो जाएगा खरबूजा। पूसा रसराज दुर्गापुर केसर, आर्कोमानिक, काशी पीताम्बर, पूसा वेदना, आर्का ज्योति, W90 आदि खरबूजा की उन्नत किस्में हैं। अगला प्रश्न आपका,
उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर-फेर किससे की जाती है? तो ये आपका किससे हो जाएगा? धान हो जाएगा। उत्तर भारत में गेहूं फसल की हेर-फेर धान फसल की जाती है। गेहूं रबी की फसल है। इसकी बुआई सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर में तथा कटाई मार्च-अप्रैल में होती है, जबकि धान खरीफ की फसल है। इसकी बुआई मई-जून में तथा कटाई अक्टूबर-नवंबर में होती है। इसलिए धान और गेहूं की फसलों का हेर-फेर किया जाता है। अगला है 1 हार्स पावर बराबर होता है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें 746 वाट। 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। यह शक्ति का मात्रक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कार्य की शक्ति W/T होगी। शक्ति का SI मात्रक वाट है, जिसे जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय बराबर जूल बटे समय बराबर वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10/6 वाट। अगला है कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र और पंजाब। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में महाराष्ट्र और पंजाब राज्य अग्रणी है। इसमें किसानों के घास फूस भूसे आदि से बिजली बनाई जाती है। इस बायोमास मिशन में जहां पंजाब और महाराष्ट्र का उच्च स्थान है, वहीं अन्य राज्य भी इनमें योगदान दे रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि। इस प्रकार की प्राप्त ऊर्जा को हम नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? तो ये आपका हो जाएगा इसमें 3 ट्रिलियन। इसमें देख लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुपात से लगभग 3 ट्रिलियन वृक्ष ग्रह पर पाए जाते हैं। यह सर्वेक्षण रिपोर्ट येल विश्वविद्यालय से क्राउथर और उनके सहयोगी द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न है कितने प्रतिशत में ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 85%। 85% ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि में खाना बनाया जाता है। 25% ग्रामीण परिवार रसोई के ईंधन के लिए लकड़ी का, 10% गोबर की उपालियों का, 5% गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें है केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी का तेल से खाना बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 1%। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट 2015 के अनुसार 1% ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। अगला प्रश्न है जावो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो ये नागालैंड हो जाएगा। जावो ग्रामीण खेती, इनमें चावल की खेती की जाती है। नागालैंड की अंगामी जनजाति में यह महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली प्रचलित है। अगला प्रश्न है किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? तो ये हो जाएगा 26 मई 2015। आगे है DD किसान चैनल का आरंभ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि संबंधी क्षेत्रों जैसे नई तकनीक का प्रसार, पानी के संरक्षण व जैविक खेती जैसे विषयों की जानकारी को कृषकों तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो ये हो जाएगा मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल सबसॉइलर। जुताई के प्राथमिक उपकरण मोल्ड बोर्ड हल और मृदा सबसॉइलर है। मिट्टी खोलने और ढीला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले को हल कहते हैं। अगला है आपका सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययी के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो यह आपका हो जाएगा ड्रिप प्रणाली।
सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययी ड्रिप प्रणाली है। इस विधि की खोज इजरायल ने किया था। इस विधि के प्रयोग से 35 से 75 पानी की बचत होती है। इससे पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है। सिंचाई की यह विधि ऊसर, रेतीली मृदा और बागों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो ये आपका हो जाएगा बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है क्योंकि बलुई मिट्टी को पौधे की जड़ें बांध नहीं पाती हैं। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 55%। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 55% है, जिसमें से आपका भारत में कुआं व नलकूप द्वारा 55.9%, भारत में नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र 31.4%, भारत में तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र 6.1%, अन्य स्रोत द्वारा सिंचित क्षेत्र 6.6% होता है। भारत में 37% कुल सिंचित क्षेत्र बड़ी परियोजनाओं के से होता है। भारत में 63% कुल सिंचित क्षेत्र छोटी परियोजनाओं से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा 20 विश्वांशी बराबर 1 विश्वा। 20 इसमें देख लेते हैं, 20 कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी, 20 विश्वांशी बराबर 1 विश्वा 1361.26 वर्ग फीट और 20 विश्वा बराबर 1 बीघा 27,225 वर्ग फीट होगा और 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वार्षिक क्रम और वर्षातर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा फसल रोपण अनुक्रम। वार्षिक क्रम और वर्षातर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। जैसे गेहूं के बाद दलहन, छोटे अनाज के बाद कतार वाली फसल, दलहन के बाद अनाज इत्यादि। फसल रोपण अनुक्रम 2 या अधिक 3 वर्षों का हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? ये आपका हो जाएगा 350 मिलियन टन। आगे है, 350 मिलियन टन कृषि का कूड़ा और खरपतवार प्रतिवर्ष भारत में निकलता है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? इनमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें देखते हैं, भारत में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 2,40,202 लगभग 2,50,000 है, जिसके अंतर्गत लगभग 6 लाख ग्राम आते हैं। पंचायतें स्थानीय स्वशासन संगठन के अंतर्गत पंचायती राज में आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल वन क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसमें देख लेते हैं, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र 7,01,673 वर्ग किलोमीटर था, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.34% था। जबकि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। औरत लव वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर की जाती है। अगला प्रश्न है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है? तो ये आपका हो जाएगा वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। कुल खेती का अर्थ है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र और वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ईख। रूट क्रॉप फसलों का खाद्य पदार्थ उनके
तनों व जड़ों में संचित होता है, जैसे आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि। ईख रूट क्रॉप फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये 12% हो जाएगा। गेहूं में सामान्यतः 8 से 15% प्रोटीन, 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट, 1.5% वसा तथा 2% खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? इसमें 2 ऑप्शन यहाँ पर है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, अलवियन मृदा। इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें देख लेते हैं कि परिक्षेत्रीय मृदा उसे कहते हैं जहाँ पर वहाँ के वातावरण के अनुसार प्रभाव पड़ता हो, अर्थात क्षेत्रीय मानसून या क्षेत्रीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है। ट्रांसपोर्टेड, ड्रिफ्ट, अलवियन आदि क्षेत्रीय मृदा है। अगला है, NPK के किस अनुपात प्रयोग की संस्तुति की गई है? तो इसमें आपका हो जाएगा 4:2:1 हो जाएगा। इसमें लेकिन डी दिया है, लेकिन आपका आंसर बी सही है। भारत में PNK का मानक अनुपात 4:2:1 है। कृषि में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम का प्रयोग संतुलित अनुपात में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो ये आपका हो जाएगा टमाटर। पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है, जिसे भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। यह जल्दी पकने वाले टमाटर की प्रजाति है। टमाटर की अन्य प्रजातियां हैं पूसा गौरव, आर्का सौरव, सोनाली, रश्मि, अविनाश आदि। अगला प्रश्न है, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि उसकी गति क्या होती अधिक हो? थ्रेशर द्वारा अनाजों का सर्वाधिक नुकसान तब होता है जब थ्रेशर की गति अधिक होती है। इस दौरान अनाज के हल्के दाने थ्रेशर के भीतर उच्च वायु दाब के कारण गति करने लगते हैं और थ्रेशर में लगे लोहे की प्लेट से कट जाते हैं और फिर भूसे के साथ बाहर निकल जाते हैं। अगला प्रश्न है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त रसायन है? तो ये आपका हो जाएगा मोनोक्रोटोफस। क्या हो जाएगा? मोनोक्रोटोफस। इसमें देखते हैं, दीमक लकड़ी, कागज और अन्य वस्तुओं को नष्ट कर देती है। दीमक से वस्तुओं को नष्ट होने से बचाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन मोनोक्रोटोफस है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान काबीना या कैबिनेट मंत्री है? तो आपका हो जाएगा चौधरी वीरेंद्र सिंह। प्रश्नकाल के समय चौधरी वीरेंद्र सिंह भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कैबिनेट मिशन थे, जबकि वर्ष 2019 से ग्रामीण विकास मंत्री कैबिनेट नरेंद्र सिंह तोमर है। अगला प्रश्न है आपका, फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा उपज का अनुमान लगाने के लिए। अगला है, इसमें देख लेते हैं, फसल कटाई परीक्षण का उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा प्रतापगढ़ में। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में होता है। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो ये आपका हो जाएगा पटवारी। खसरा और खतौनी पटवारी तैयार करता है। खसरा और खतौनी जमीन, खेतों या कृषि भूमि का वैज्ञानिक दस्तावेज है, जिसके भूमि और फसल विवरण के लिए रखा जाता है। अगला प्रश्न आपका स्वदेशी हल है। तो स्वदेशी हल क्या हो जाएगा? जुताई का एक प्राथमिक उपकरण। स्वदेशी हल जुताई का ग्रामीण क्षेत्र का प्राथमिक उपकरण है। हल से खेत की मिट्टी को बीज बोने के लिए तैयार किया जाता है। यह मिट्टी को ढीला करता है। पुराने समय में जानवरों से किया जाता था, जैसे बैल, घोड़ा आदि से हल खींचा जाता था, परंतु आधुनिक समय में ट्रैक्टरों से खींचा जाता है। अगला प्रश्न है, ईख की 10 साली किस्म किस फसल की अवधि है? ये आपका हो जाएगा
18 माह। ईख की अर्धशाली किस्म की फसल 18 माह अवधि में तैयार होती है। अर्धशाली रोपण मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्र में किया जाता है। रोपण जुताई में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? तो ये आपका हो जाएगा सतही सिंचाई के अंतर्गत। इसमें अगला देख लेते हैं। इसमें भारत में लगभग 90% क्षेत्र पर सतही सिंचाई द्वारा किया जाता है। सतही सिंचाई से आशय भूजल द्वारा सिंचाई से है। भारत में सिंचाई के साधन कुआं व नलकूप 55.9%, नहर से 31.4%, तालाब से 6.1% आदि है। भारत की कृषि मानसून जलवायु पर निर्भर करती है। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षी सब्जी है? तो ये आपका हो जाएगा करी पत्ता। करी पत्ता वृक्षी पौधा है। करी पत्ता को मीठी नीम भी कहते हैं। करी पत्ता का इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है। करी पत्ता मधुमेह रोग के लिए लाभदायक है। अगला प्रश्न है, तेज हवा की गति कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 30 मिलियन प्रति घंटा। ब्यूफोर्ट पैमाने के अनुसार तेज हवा की गति 22 से 27 समुद्री मील या 25 से 30 मील प्रति घंटा या 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने गांव हैं? तो ये आपका हो जाएगा 6,40,930 गांव है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल गांवों की संख्या 6,40,930 है। विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिवीजन रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या 6.6% है। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में को बिजली सुलभ है? तो ये हो जाएगा 56%। 56% ग्रामीण घरों में भारत में बिजली सुलभ है। अभी भी बहुत से गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। शहरी क्षेत्रों में बिजली 93% है। मई 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 90% ग्रामीण घरों में बिजली उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य क्या है? तो यह आपका है 28.50 रुपये प्रति लीटर है। 2015 में भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा मूल्य 28.50 रुपये प्रति लीटर था, जबकि वर्ष 2020 में मिट्टी के तेल का खुदरा मूल्य 27 से 58 प्रति लीटर है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। ये आपका हो जाएगा 83.3 करोड़। इसमें देख लेते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या 83.3 करोड़ 68.89% तथा शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़ 31.16% है। अगला प्रश्न है, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है। ये आपका है ट्यूबवेल। भारत में बहुप्रचलित सिंचाई स्रोत ट्यूबवेल है। इनके द्वारा 45% भूमि पर सिंचाई की जाती है, जबकि कुआं से सिंचाई 19%, नहर से सिंचाई 26%, तालाब से सिंचाई 3% है और अन्य स्रोतों से 7% भाग पर सिंचाई होती है। ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीबी सेटों का बिक्री होता है? तो ये हो जाएगा 44%। ग्रामीण भारत में प्रतिवर्ष 44% टीवी सेटों की बिक्री की जाती है, जिसमें भारत में टीवी मनोरंजन का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। टीवी का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों से है? तो ये आपका हो जाएगा गेहूँ और चावल। भारत में हरित क्रांति गेहूँ और चावल के जैसी फसलों के लिए वरदान साबित हुई है। वर्ष 1970 के दशक के मध्य कृषि में हरित क्रांति आई, जिसके फल
जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। इसका श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नोरमान बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण अधिक उपज होने के कारण अनाज की किस्मों का प्रयोग था। हरित क्रांति से भारत अपनी भूखमरी की समस्या को कम कर पाया। भारत में इनके जनक MS स्वामीनाथन थे। ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है? तो ये हो जाएगा आपका रसेल वाइपर। रसेल वाइपर सर्प ग्रामीण भारत में पाई जाने वाली प्रजाति संकटापन्न है। सभी जीव जंतु मिलकर पारिस्थितिकीय तंत्र का नियंत्रण को रखते हैं। भारत में जीव जंतु सुरक्षित रखने के लिए 400 वन्य जीव अभयारण्यों और 80 राष्ट्रीय पार्कों, जंगली और लुप्तप्राय वन्य जीव आश्रय देते हैं। इनमें शामिल प्रमुख जंतु जैसे गिद्ध, बैंगनी और मेढक, गिलहरी, भारतीय विशाल गिलहरी, हिम तेंदुए, बंगाल टाइगर, एशियन टाइगर, चमगादड़, किंग कोबरा आदि। अगला है अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा B और C दोनों सही हो जाएगा। तो इसमें आपका दिया है B और C, फसल की साझेदारी और कृषि कार्य बैठक दोनों सही हो जाएगा। अधिया और बटाई गांव में कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। फसल की साझेदारी अर्थात फसल को आपस में बांटना अधिया है। बटाई जिसमें खेत को ठेके पर दिया जाता है या कृषि कार्य के ठेके का समझौता होता है। अगला है सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजाति है? तो ये आपका कबूतर हो जाएगा। सिराजी और बसरा कबूतर की उत्तम प्रजाति है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण जलोढ़ मिट्टी समूह है। जलोढ़ मिट्टी भारत में 43.4% क्षेत्र पे पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इसमें पोटास व चूना की बहुलता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह 2 प्रकार की होती हैं। पहला है बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। दूसरा है खादर, नई जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी उर्वरकता दृष्टिकोण से अच्छी है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि के खेती के लिए किया उपयुक्त है। अब अगला प्रश्न है आंधी में हवा की गति कितनी होती है? तो ये आपका 80 मील प्रति घंटा से अधिक। ब्यूफोर्ट स्केल्स के अनुसार आंधी में हवा की गति 118 से किलोमीटर प्रति घंटा या 73 मील प्रति घंटा या 64 समुद्री मील प्रति घंटा से अधिक होती है। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है। तो ये आपका हो जाएगा गैर आबादी वाले गांवों से अधिक। इसमें देख लेते हैं भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है। भारत में लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 6 लाख गांव आते हैं, जिनमें से आबादी वाले गांवों की संख्या 5,97,464 है तथा गैर आबादी वाले गांवों की संख्या 43,446 है। अगला प्रश्न है गुटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो ये लीची हो जाएगा। गुटी का प्रयोग लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। गुटी द्वारा पौधों को तैयार करने में सांकुर शाखा काटकर जड़ युक्त गुटी को निकाल दिया जाता है, जिससे पौधों का विकास होता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश के कुफरी में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। अगला प्रश्न है
उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबादी दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। सहारनपुर का सफ़ेदा व चौसा, मेरठ व बागपत का रटौल तथा वाराणसी का लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। इसके अलावा आम की अन्य किस्में हैं लखनऊ सफ़ेदा, मलिहाबादी सफ़ेदा, फाजली, लखनौवा, जौहरी सफ़ेदा और आदि हो जाएगा। पत्ते ही टमाटर, हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। क्या दिया है? क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण हो जाएगा। इसमें पौधों का रंग प्रायः उनमें पाए जाने वाले लवक के कारण होता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। हरे टमाटर में हरित लवक पाया जाता है, जबकि पके हुए टमाटर में वर्णी लवक पाया जाता है, अर्थात पकते ही टमाटर के लाल होने का प्रमुख कारण हरित लवक का वर्णी लवक में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है? ये बढ़ जाता है। इसमें देख लेते हैं, दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध में से क्रीम को अब केंद्रीय बल के कारण अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो पीत क्रांति आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और क्रांति देख लेते हैं, पीतली या पीत क्रांति कहते हैं जो तिलहन उत्पादन है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। अगला प्रश्न है, लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? तो इसमें बताना है। तो ये आपका हो जाएगा गंधक यौगिक। लहसुन, प्याज आदि में तीव्र गंध का कारण उनमें गंधक सल्फर यौगिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? तो ये हो जाएगा आम। टपका आम की फसल का अंतिम चरण होता है। जब आम पकने पर टपक जाता है तो उसे टपका या सीकर कहते हैं। अगला है आपका, भारत में आबादी वाले गांव की संख्या है। तो ये आपका हो जाएगा 5,97,464। भारत में कुल गांव की संख्या 6,40,930 है। आबादी वाले गांवों की संख्या 5,97,464 है। गैर आबादी वाले गांवों की संख्या 43,466 है। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका एथिलीन। कच्चे फलों को पकाने तथा संरक्षण के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड तथा एसिटिलीन का प्रयोग भी फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका चेन्नई हो जाएगा। पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय मद्रास चेन्नई में था। मार्च 2018 में पशु कल्याण बोर्ड के मुख्यालय को मद्रास से बल्लभगढ़ हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता है? तो ये आपका हो जाएगा लेखपाल। में दिया है, ग्रामीण क्षेत्र में जमीन का कर्ता धर्ता लेखपाल होता है। लेखपाल का कार्य जमीन की नाप जोख करना होता है। यह गांव की जमीन का लेखा जोखा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों रैवनी का निर्माण करती है? तो ये हो जाएगा गोमती। उत्तर प्रदेश के बीहड़ों का निर्माण गोमती नदी करती है। गोमती नदी का उद्गम पाली भीत के दलदली क्षेत्र फुलहर झील है। यह नदी सहारनपुर, खीरी, गाजीपुर, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। सही इसकी सहायक नदी है। अगला आपका, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी।
उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह गंगा और यमुना के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से निर्मित होती है। इसमें पोटाश व चूना की बहुलकता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी उर्वरता दृष्टिकोण से अच्छी है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेती के लिए प्रयुक्त होती है। अगला है, उत्तर प्रदेश के भू-भाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। तो ये हो जाएगा तराई का इलाका। उत्तर प्रदेश में तराई के इलाके में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। प्रदेश के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में विभिन्नता पाई जाती है। प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर तथा मथुरा में सबसे कम 54.4 सेंटीमीटर होती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु आर्द्र उष्णकटिबंधीय है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अर्ध शुष्क है जबकि पश्चिमी हिस्से में अप्रत्याशित वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा देवरिया और गोरखपुर। इसमें देख लेते हैं, कपास के बाद पटसन भारत की दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसकी खेती उत्तर प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, बहराइच, महाराजगंज, गोंडा, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में की जाती है। पटसन के तट, बोरियां, रस्सियां, कालीन तथा सजावट की वस्तुएं बनती है। विश्व में जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। पश्चिमी बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है? तो ये हो जाएगा 120 मिलियन। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2019 तक ग्रामीण भारत में 120 मिलियन शौचालय बनाने का लक्ष्य है। जून 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 104 मिलियन शौचालय बनाए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? तो ये है आपका जौनपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात 912 है। जौनपुर में लिंगानुपात 1024, आजमगढ़ में 1019, देवरिया में 1017, सुल्तानपुर में 983 है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत की गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया जाता है। तो ये हो जाएगा 27 रुपये प्रतिदिन के आय पर। वर्ष 2011-12 की योजना आयोग द्वारा तेंदुलकर फार्मूले का प्रयोग करते हुए शहरों में 33.30 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 27.20 रुपये प्रति दिन से अधिक खर्च करने वालों को गरीब नहीं माना गया, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ। बाद में 2014 में रंगराजन कमेटी के सुझाव पर शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 27 रुपये से कम खर्च करने वाले तथा ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये से कम खर्च करने वाले व्यक्तियों को गरीबों की श्रेणी में रखा गया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 21 जून। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो ये है आपका हो जाएगा भारत। विश्व में भारत केले का सर्वाधिक उत्पादक देश है। यह प्रत्येक वर्ष लगभग 29.7 हजार टन केले का उत्पादन करता है। भारत में केले के उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? इसमें 6 माह के अंदर। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव होंगे। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ। 73वीं संविधान संशोधन से भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए
नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे बताना करोड़ का प्रावधान, कितने करोड़ का प्रावधान किया है, तो ये आपका हो जाएगा 685। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार 685 करोड़ का प्रावधान किया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, तो ये हो जाएगा 829। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति पानी पेयजल उपलब्ध कराना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 70 हो जाएगा। इसमें है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं, तो ये हो जाएगा 18। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित 18 प्रमुख मंडल हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर वृक्षारोपण है सिवाय, ये नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। इसमें देख लेते हैं, सामाजिक वानिकी से तात्पर्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा ऊसर भूमि का वृक्षारोपण से है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर 1979 से 80 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में इस योजना को प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत गाँव में सामुदायिक जगहों जैसे पंचायत भूमि, बंजर भूमि, सड़क, रेलवे, नहरों आदि के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है तथा शहरों में घर के आसपास पार्कों में तथा सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। नगरीय औद्योगिक संपदाओं के अंतर्गत वृक्षारोपण का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 2006 में। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बंदापल्ली गांव से किया था। प्रारंभ में यह योजना 200 जिलों में शुरू की गई थी तथा 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया गया। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य को 100 दिन या अब कितना कर दिया गया, 150 दिन कर दिया गया है, का श्रमपरक रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। इस योजना के तहत देय और कुशल मजदूरी का 100% पोषण केंद्र सरकार करती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा राज्य है। देश के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अगला है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय स्तर क्या है, तो ये आपका हो जाएगा 20,000। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय स्तर 20,000 है।
उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? ये आपका मुगल सराय क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र मुगल सराय क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ये 1945 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम 1945 में पारित किया गया था। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? ये 25%, 7,500 रुपये हो जाएगा। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं को देखते हुए बहुआयामी योजनाओं का निर्माण, विस्तार कर स्थानीय स्तर सतत रोजगार के अवसर सृजित करना और ग्रामीण के पलायन को रोकना है। इसके अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थी के लिए उपलब्ध इकाई लागत 25% एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि 7,500 रुपये है। अगला है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर होनी चाहिए? तो ये हो जाएगी दैनिक करनी चाहिए, तो दैनिक हो जाएगा। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई थी। मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल दैनिक आवृत्ति पर की जाती है। अगला है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो ये 33% हो जाएगा। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 33% पद पर आरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की जाती है? तो ये हो जाएगा कोषवाणी। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य का रेखदेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कोषवाणी वेबसाइट तैयार की गई है। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 0.2529 हेक्टेयर। मध्य भारत में 1 बीघा 0.2529 हेक्टेयर के बराबर माना गया है। 1 बीघा बराबर 325 अर्गज, 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा, 1 हेक्टेयर बराबर 3.95 बीघा। अगला है, कौन से शास्त्रीय नृत्य का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो ये कथक हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, घूमर राजस्थान। अगला है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा भू अधिकारों के प्रलेख। जमाबंदी भू अधिकारों के प्रलेख होते हैं। जमाबंदी के रजिस्टर में भू मालिकों के नाम, भूमि का क्षेत्र, भूमि मालिकों का शेयर, खेती, किराया, राजस्व, जमीन आदि का वर्णन होता है। अगला प्रश्न है, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसमें देख लेते हैं, SGSY का पूर्ण रूप स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को की गई थी। यह एक व्यापक स्वरोजगार कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें BPL श्रेणी से बाहर निकालना है। अगला प्रश्न है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर। विश्व में उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र मिर्ज़ापुर मंडल को माना जाता है। कालीन व दरिया बनाने का काम मिर्ज़ापुर, भदोही, मथुरा, बरेली, आगरा, सीतापुर, अलीगढ़ आदि जगहों पर होता है। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितने तक पहुंच चुका है? इसमें हो जाएगा आपका 912। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में 912 तक पहुंच गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो ये हो जाएगा चीनी। उत्तर प्रदेश में चीनी मिल सबसे अधिक संख्या में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 11 सार्वजनिक क्षेत्र की तथा 100 निजी क्षेत्र की मिलें कार्यरत हैं। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1903 में प्रतापगढ़ देवरिया में भारत की पहली मिल स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना का प्रारंभ की गई? इसमें हो जाएगा समाजवादी पेंशन स्कीम हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, बीपीएल सूची से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए समाजवादी पेंशन स्कीम समाजवादी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा इटावा जिला न्यायालय हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से जिला न्यायालय इटावा उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करने वाले अन्य जिला न्यायालय इलाहाबाद जिला न्यायालय एवं कानपुर देहात जिला न्यायालय है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा लेखपाल। ब्रिटिश सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण लेखपाल अथवा पटवारी द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो ये आपका हो जाएगा 31। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? ये आपका हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, फर्रुखाबाद, रामपुर आदि में रोहिलखंड कहा जाता है। इसमें है अवध में लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद आदि में बोली जाती है। ब्रजभाषा मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद आदि में बोली जाती है। बुंदेलखंडी झांसी, ग्वालियर, जालौन आदि में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो ये पंचायत समिति हो जाएगा। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। पंचायत समिति तहसील तालुक के रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती है। यह उस तहसील के सभी गांवों पर समान रूप से कार्य करता है। इसे प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये होगा लखनऊ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले क्रमशः है, जिसमें इलाहाबाद 59,54,351, मुरादाबाद 47,72,006, गाजियाबाद में 46,81,645, आजमगढ़ में 46,13,913, लखनऊ में 45,89,838। अतः दिए गए शहरों में लखनऊ की जनसंख्या सर्वाधिक थी। आगे है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई श्री रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में
से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं माना जाता। कितने रुपए? तो ये आपका हो जाएगा 32 रुपये। 2014 के में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई श्री रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में 32 से अधिक तथा शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित शहरों में किसे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा मुरादाबाद। इसमें देख लेते हैं, इसमें राज्य कुछ है और निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पाद देख लेते हैं। मुरादाबाद में पीतल के उत्पाद, कलात्मक आभूषण और बोन ज्वेलरी है। वाराणसी में रेशम, ऊनी हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने। कानपुर में चमड़ा उत्पादन, सॉफ्टवेयर, रसायन है, हैंडलूम हो जाएगा। लखनऊ में है मिनिएचर पेंटिंग, फ्लोरिकल्चर, आयुर्वेदिक औषधि एवं हर्बल औषधि है। उत्तर प्रदेश कितनी जिलों में विभाजित है? तो ये हो जाएगा आपका 75 जिलों में। इसमें और 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। अगला है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना EBRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितनी होनी चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना EBRY की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं को देखते हुए बहुआयामी योजनाओं का निर्माण विस्तार कर स्थानीय स्तर पर सतत रोजगार के अवसर सृजित करना और ग्रामीण के पलायन को रोकना है। इस परियोजना की इकाई लागत 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर, यहाँ पे बताना है सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए विकेंद्रीय डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना केंद्र। अगला है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की शुरुआत की है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका है इलाहाबाद में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में तथा पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी। वाराणसी विश्व का सबसे पुराना शहर है, लगभग 5000 वर्ष। इसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आगरा और कानपुर। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले आगरा और कानपुर हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का केंद्र कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो ये हो जाएगा 75:25। इंदिरा आवास योजना एक केंद्र समर्थित योजना है। इस योजना का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन 75:25 का अनुपातिक रखती है। यह योजना गरीबी रेखा से के नीचे लोगों को 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर पक्का मकान बनाने हेतु अनुदान देती है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1985-86 में की गई थी। इस योजना की शर्त यह है कि कम से कम 60% लाभार्थी SC या ST के होने चाहिए। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा गिरदावरी। भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी कहलाता है। यह एक प्रकार का फसल सर्वे है जो साल में 2 बार होता है। खतौनी एक किसान के पास कुल कितनी भूमि है, इसका इंद्राज खतौनी में होता है। जमाबंदी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स किसान की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक ही रजिस्टर में होता है।
इसमें है 1 बिस्वा का 1 बीघा में क्या अनुपात है, तो ये हो जाएगा 1/4। इसमें देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 1/4 नहीं होगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा 1 बिस्वा। क्या हो जाएगा 1 बिस्वा। इसमें व्याख्या देख लेते हैं, 1 बीघे में 20 बिस्वा होते हैं, अतः 1 बिस्वा का 1 बीघे के अनुपात में 1 बिस्वा होता है। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है, तो ये आपका 4840 हो जाएगा। इसमें देखते हैं, 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज, 1 बीघा बराबर 3025 अर्गज, 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा, 1 हेक्टेयर बराबर 3.95 बीघा। अगला है NREGP का पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसमें देख लेते हैं, NREGP पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव से किया था। प्रारंभ में यह योजना 200 जिलों में शुरू की गई थी तथा 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया गया। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा इनका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य को 100 दिनों अब 150 दिनों का श्रमपरक रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। इस योजना के तहत देय अकुशल मजदूरी का प्रतिशत पोषण केंद्र सरकार करती है। अगला प्रश्न है, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 300। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम 300 बिस्तर होने चाहिए। अगला प्रश्न है, घरेलू व्यक्तिगत और जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा बट्टा। घरेलू व्यक्तिगत और जल सौर हीटर के लिए सर्वाधिक सहायता के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में बट्टा को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसमें अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है, तो ये आपका गन्ना हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि पर लगभग 13% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा 7 से 17। एक ग्राम पंचायत में ग्राम में वार्डों से चुने हुए 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपका हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 217 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। वाल्टर मॉर्गन उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक की जाती है, तो ये हो जाएगा 2 बार की जाती है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। प्रत्येक ग्राम सभा में 2 वर्ष में 2 आम बैठक होती है। एक बैठक रबी फसल कटने के बाद तथा दूसरी खरीफ फसल कटने के बाद होती है। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 21 वर्ष। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। मत देने का अधिकार 18 वर्ष है।
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों की न्यूनतम भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा अर्धवार्षिक। इसमें देख लेते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन अर्धवार्षिक 6 माह पर होती है। यह योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी तथा इसे 1997-98 में देश के समस्त ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। इस योजना में केंद्र और राज्यों का क्रमशः कुल अनुदान का अनुपात 75:25 है। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है। तो ये आपका हो जाएगा 75:25 हो जाएगा। मनरेगा का पोषण केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर करती हैं। इनमें 3 प्रकार के देय हैं, मजदूरी, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल हो जाएगा। सामग्री और प्रशासनिक 3 है, जिसमें पहला दिया है अकुशल, ठीक है, जिसमें मजदूरी है, जिसमें आपका अकुशल, अर्धकुशल हो जाएगा। सामग्री और प्रशासनिक है। केंद्र सरकार अकुशल श्रम का 100%, अर्धकुशल और कुशल श्रम का 75%, सामग्री संगठन का 75% और प्रशासनिक का 6% वहन करती है। अतः सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए निधिकरण का अनुपात 75:25 होता है। भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन विभाग करता है? तो ये राजस्व विभाग करता है। भूमि की पैमाइश का कार्य राजस्व विभाग लेखपाल एवं कानूनगो के माध्यम से करता है, जबकि भूमि प्रबंधन के तहत भूमि संबंधों के समायोजन, भूमि उपयोग निरीक्षण के सार्वजनिक स्वामित्व को बनाए रखने का कार्य आता है। भूमि प्रबंधन समिति की बैठक के अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती है। भूमि का उपयोग करने के एवरेज में किसानों में वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो ये हो जाएगा लगान। भूमि का उपयोग करने के एवरेज में किसानों में लगान वसूल किया जाता है। विक्रय कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है एवं आयकर का उद्ग्रहण केंद्र सरकार होती है। अगला है जमाबंदी तैयारी की जाती है। तो ये हो जाएगा 2 प्रतिलिपियों में। जमाबंदी 2 प्रतिलिपियों में तैयार की जाती है। यह अभिलेखों के अधिकार से संबंधित है। जो भूमि अभिलेख को स्पष्ट करता है, उसकी व्यवस्था तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। इसकी 2 प्रतिलिपियों में से एक सरकार के पास और दूसरी पटवारी के पास रखी जाती है। अगला प्रश्न है, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है आपका, भूमि के विक्रय के समय मुद्रा शुल्क अर्थात स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के आधार पर आरोपित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत अथवा अनुबंध मूल्य पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा सर्वेक्षण कला। ध्यातव्य है कि धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां तथा कोणों एवं उनकी ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की विधि को सर्वेक्षण कला कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो यह आपका हो जाएगा जरीब द्वारा। एक कृषि खेत के मापन हेतु जरीब का प्रयोग किया जाता है। यह जरीब 55 गज होता है। एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा कहते हैं। कुटीर ज्योति योजना के से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ये आपका हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। कुटीर ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। यह योजना भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1988-89 में शुरू की गई। पूसा बोल्ड किस्म है, तो ये किसका है? तो ये आपका सरसों हो जाएगा। पूसा बोल्ड सरसों की एक प्रजाति है। सरसों की अन्य प्रमुख प्रजातियां हैं पूसा वरानी, पूसा वरुणा, पूसा महक, पूसा अग्रणी। नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह क्या है? एक बैंक है। नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो कि कृषि एवं ग्रामीण से संबंधित शीर्ष वित्तीय संस्था है। इस संस्था की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। देश का प्रथम कृषि यूएस कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा पंतनगर हो जाएगा। इसमें क्या होगा? पंतनगर। अगला इसमें देख लेते हैं। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 में इस विद्यालय का नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो ये आपका हो जाएगा चावल। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। भारत चावल की फसल के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र 43 मिलियन हेक्टेयर रखता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये आपका सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन एक दलहनी फसल है, किंतु इसकी उपयोगिता के कारण इसे तिलहनी वर्ग की फसलों में भी रखा जाता है। सोयाबीन में 20 से 25% तेल तथा 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है। ये आपका पुदुचेरी। भारत में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में सन 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। भारत में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना 1973 में गठित डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। अगला प्रश्न है, खरीफ ऋतु फसलें कौन सी हैं? तो ये आपका ज्वार, बाजरा, ढैंचा हो जाएगा। ज्वार, बाजरा, ढेंचा आदि की खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई के मध्य बोई जाती है एवं अक्टूबर नवंबर के मध्य काट ली जाती है। अगला है, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो ये हो जाएगा दोमट मिट्टी। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी दोमट मिट्टी है। बलुई मिट्टी में खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि की पैदावार सर्वाधिक होती है। कपास के लिए काली मिट्टी को अच्छा माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना तथा दलहन तिलहन के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न आपका, चलिए दोस्तों, इसके आगे आप लोग का प्रश्न खत्म हो गया है। आपका यहीं तक ग्राम्य समाज एवं विकास का जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उसे हम लोगों ने कर लिया। अगले टॉपिक में हम लोग सामान्य ज्ञान को पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।